हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से आप लोगों को सोशल स्टडीज पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 की सोशल स्टडीज। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और आज हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे यानी पार्ट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिविक्स का कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, हमारा चैप्टर 2, जिसमें मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली संविधान है और संविधान जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है ये हम पिछले 2 पार्ट्स में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं विजन ऑफ अ फ्री इंडिया। देखो, इंडिया जो है बहुत टाइम तक कैद में रहा था, ठीक है, अंग्रेजों की कैद में रहा था। उसके बाद हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था। तो इंडिया को आज़ाद होने के बाद एक झंडा जो है हमारा मतलब बनाया गया था, एक झंडे का जो ये जैसे कि केसरी कलर है, व्हाइट कलर है, हरा कलर है और बीच में ये हमारा अशोक चक्र है। इस पूरे झंडे का एक अपना मतलब है। तो वही हम पढ़ रहे हैं, विजन ऑफ अ फ्री इंडिया। इंडियाज फाउंडिंग लीडर्स शेयर्ड अ ड्रीम ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। मतलब इंडिया के लीडर्स ने ये ड्रीम देखा था कि हमें इक्वालिटी मिले और जस्टिस मिले। येट डिफरेंट विजन फॉर अचीविंग इट, देयर डिबेट्स शेप्ड द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड गाइड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और उन लोगों का ड्रीम था कि मतलब इंडिया को जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मिले, मतलब और वो है भी, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी बड़ी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वॉइस फॉर द पुअरेस्ट। इसमें बात की गई सबसे पहले गरीबों की आवाज़ के लिए। और एन इंडिया वेयर द पुअरेस्ट फील इट इज़ देयर कंट्री विद एन इफेक्टिव वॉइस इन इट्स मेकिंग। यानी कि कोई भी गरीब अपने आप को गरीब ना समझे, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है और वो जो है एक इफेक्टिव वॉइस जो है वो दे सकता है। अगर उसको लगे कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, तो कोई भी पुअर हो, कोई भी रिच हो, सब इक्वल वैल्यूएबल है। नो क्लास डिवीजन, कोई क्लास डिवीजन नहीं होगा इंडिया में। नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल, ऑल कम्युनिटीज लिविंग इन परफेक्ट हार्मनी। यानी कि कोई हाई क्लास लो क्लास नहीं है, सब इक्वल है। सबको अगर किसी को भी वोट डालना है तो सबको जो है इक्वल ही वोट डालना पड़े। कोई हाई क्लास या लो क्लास नहीं है। अगर किसी को भी वोट डालना है तो चाहे वो कितना ही रिच हो, कितना ही पुअर हो, सबको लाइन लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि रिच वाले को आप आगे भेज दोगे, पुअर वाले को नहीं। सोशल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, इक्वल राइट्स फॉर वीमेन। यानी कि चाहे कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं है, जैसे छुआछूत के आप इसको नहीं छू सकते। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, इक्वल राइट्स फॉर वीमेन, और सारे वीमेन के लिए इक्वल राइट है। डॉक्टर अंबेडकर वार्निंग। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम सब जानते हैं। 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इन पॉलिटिक्स वी ऑल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे क्या था, 26 जनवरी 1950 को हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ तो बढ़ रहे थे, हम लोग पॉलिटिकली तो इक्वल हो रहे थे, बट अगर हम बात करें एक सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ की तो वहां पे हमारी इक्वालिटी नहीं थी। क्योंकि इंडिया में अब आप देखो, किसी चीज को तो आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंडिया में थी। डॉक्टर अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, यानी ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के चेयरमैन थे, वार्न दैट पॉलिटिकल इक्वालिटी अलोन वाज नॉट इनफ। ही क्वेश्चन हाउ लॉन्ग इंडिया कुड डिनाई सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी विदाउट पुटिंग डेमोक्रेसी इटसेल्फ इन पेरिल। इनका क्वेश्चन ये था कि इंडिया कैसे लंबे टाइम तक सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी विदाउट पुटिंग डेमोक्रेसी इटसेल्फ, यानी कि बिना डेमोक्रेसी के कैसे वो इक्वालिटी बना के रख पाएगा लंबे टाइम तक सोशल एंड इकोनॉमिक। जाहिर सी बात है कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं होगी तो फिर तो सब अपनी मनमानी करेंगे। जो राजा होगा वो हमेशा राजा ही बन के रहेगा, जो मतलब आम पब्लिक होगी वो हमेशा आम पब्लिक ही रह जाएगी। तो इनका क्वेश्चन ये था कि इंडिया में अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो कैसे फिर ये लॉन्ग टाइम तक सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी रहेगी। Tryst with destiny. देखो, long years ago we made a tryst with destiny and now the time come when we shall redeem or pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
देखो, जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1957, 15 अगस्त 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, तो इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पीच दी थी कि लॉन्ग ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, हम जो है मतलब एक तरह से अपनी किस्मत को वो कर रहे थे, किस्मत के हिसाब से कि हाँ हमारा डेस्टिनी कभी अच्छा होगा, एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शेल रिडीम अवर प्लेज, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब हम एक प्लेज लें कि अब हमें आगे क्या करना है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, ये जो इन्होंने स्पीच दी थी ना, ये मिडनाइट आवर में दी, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि जो हमें आज़ादी मिली थी ना वो आधी रात को मिली थी। व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, जब पूरी दुनिया सो रही है, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, तो इंडिया जाग रहा है और अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है। जाहिर सी बात है, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टाइम था कि उसको आज़ादी मिली थी। अब देखो, आर्किटेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या आर्किटेक्ट्स थे, उसकी क्या क्या नींव थी। जवाहरलाल नेहरू, हम सब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ओके, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं है इसमें। प्राइम मिनिस्टर, एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड एंटी इम्पेरियलिज्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भी हम सब जानते हैं, पोइट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ये पोइट थी, यानी शायरी वगैरह, कविताएं वगैरह लिखती थी। आज़ादी के टाइम पर, अगर मैंने आपको याद हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने जब आपको पढ़ाया था, उस टाइम पर ना ये पोइट्री वगैरह की बहुत अहमियत होती थी, क्योंकि इसके थ्रू लोगों को बताया जाता था कि आप किन बंदिशों में हो और आपको कहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉइट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, अमंग फॉरमोस्ट वीमेन लीडर्स इन कांग्रेस, और बहुत सारे वीमेन लीडर्स इन कांग्रेस, यानी कांग्रेस में जो भी वीमेन लीडर्स थी उसमें ये मतलब एक लीडर थी। के.एम. मुंशी, एडवोकेट, हिस्टोरियन एंड इंगिस्ट, कांग्रेस लीडर एंड गांधीयन। तो ये जो थे के.एम. मुंशी, ये जो है आपके एक एडवोकेट थे और लीडर थे। अच्छा, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये कौन थे? एजुकेशनिस्ट एंड लॉयर, फाउंडर, प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। ओके, ये भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट थे और एजुकेशनिस्ट थे एंड लॉयर थे। तो ये सब कौन थे? ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट्स थे। अच्छा, अब आ जाता है द प्रीमेबल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये हमारा प्रीमेबल है, ठीक है। द प्रीमेबल रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। तो ये क्या है? एक, इसको जब आप पढ़ोगे ना तो ये एक पोएम की तरह से है डेमोक्रेसी की। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ड, प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एनी लॉ और गवर्नमेंट एक्शन। तो ये जो है मतलब कोई भी आपका अगर प्रॉब्लम हो तो मतलब एग्जामिन एनी लॉ और गवर्नमेंट एक्शन, तो उस पर फौरन एक लॉ मतलब एग्जामिन किया जाएगा और गवर्नमेंट एक्शन लेगी, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा, अब हम बात करेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया। सॉवरेन, सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स, यानी कि जो भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स होंगे उसका सुप्रीम राइट होगा। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट इंडियाज गवर्नमेंट, और इंडिया गवर्नमेंट किसी भी एक्सटर्नल पावर को डिक्टेट नहीं कर सकती है, ठीक है। सोशलिस्ट, वेल्थ जनरेटेड सोशली शुड बी शेयर्ड इक्वली, और हमारी जो सोशलिस्ट है वो सब इक्वली जो है जनरेट की जाएगी। गवर्नमेंट रेगुलेट्स ओनरशिप टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और गवर्नमेंट का फर्ज है कि जो भी सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको गवर्नमेंट रिड्यूस करेगी, ठीक है। जो कि अभी तक एक्चुअल में हम देखें तो नहीं हुआ है, बट बुक की लैंग्वेज में यही है। सेक्युलर, सेक्युलर वर्ड तो आप लोगों ने कई बार सुना ही होगा। कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, नो ऑफिशियल रिलीजन, गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल बिलीव्स विद इक्वल रिस्पेक्ट। कोई भी किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, किसी भी रिलीजन को मान सकता है, अपना कन्वर्ट कर सकता है, और गवर्नमेंट हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगी। ये हमारा सेक्युलर मतलब हमारा संविधान हमें कहता है। डेमोक्रेटिक, people enjoy equal political rights, elect their rules and hold them accountable under basic rules, यानी कि हर एक पर्सन अपने पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करे, इलेक्ट करे, अपने रूल्स को अपना होल्ड रखे, मतलब सब आप अच्छे से एंजॉय करो। ये हमें हमारा संविधान कहता है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं।
रिपब्लिक द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन, यानी कि आप जो है खुद से चूज करोगे, ऐसा नहीं है कि मतलब उसका बेटा फिर उसका बेटा रोल करेगा, लीड करेगा, आप जिसे चाहो पब्लिक चूज कर सकती है। कोर वैल्यूज एंशर्ड, देखो अब यहाँ पे क्या आती है, कोर वैल्यूज आती है। सबसे पहले आता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन और जेंडर, चाहे सोशल हो या फिर आपका इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, सब जो है इक्वल जस्टिस हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कास्ट वगैरह के बेसिस पर, ठीक है। लिबर्टी, सबको इक्वल लिबर्टी मिले, आजादी मिले, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप विदाउट अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, सब लिबर हो, सब आजाद हो। इक्वालिटी, ऑल इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि सब जो है लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल है। ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज मस्ट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी कि अगर हम ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी की बात करें तो सब जो है सब आपके इक्वल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। फ्रेटर्निटी, ensuring dignity of the individual and unity and integrity of the nation, यानी कि सारे इंडिविजुअल एक यूनिट हैं, सबको एक ही कंसीडर किया जाता है। आ लिविंग डॉक्यूमेंट, देखो आ लिविंग डॉक्यूमेंट क्या कहता है, नॉट स्टैटिक, crafted to be updated regularly, not seen as sacred or unalterable law। देखो ये जो है आपका एक अपडेटेड मतलब रेगुलर बेसिस पर अपडेट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया, एक बार लिख गया तो अब वो पढ़ा हुआ है, नहीं। नॉट सीन एज सेक्रेड और अनऑल्टरेबल लॉ, यानी ये अनऑल्टरेबल लॉ है, सिचुएशन के हिसाब से इसको अपडेट किया जाता है। बाय द पीपल, drawn up and enacted by people through representative, not handed down by kings। ये जो है ये इनैक्टेड बाय पीपल है, यानी इसको लोग जो है चेंज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, कोई इस पे किंग का कोई होल्ड नहीं है। Evolving constitutional amendments keep it accordance with people's aspiration and societal changes। अब जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अपडेट किया जाता है। तो जैसे जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पर इंटरनेट नहीं था, ठीक है। अब इंटरनेट का क्या रोल है, इंटरनेट से रिलेटेड क्या क्राइम्स वगैरह है, मतलब सोशल आप जिस उस पे चल रहे हो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को आप जो है इसका जो है अमेंडमेंट किए जाते हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, इसको किस तरह से डिजाइन किया गया है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा डिजाइन किया गया है, सबसे पहले चूजिंग लीडर्स, देखो प्रोसीजर्स फॉर सिलेक्टिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री डेमोक्रेटिकली, यानी कि एक जो है कंट्री ऐसा चूज किया गया है जो डेमोक्रेटिक हो। जाहिर सी बात है अगर एक राजा महाराजा हो कि उसमें अगर एक आप कॉन्स्टिट्यूशन बना भी दोगे ना तब भी उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिफाइंस हु हैज हाउ मच पावर टू मेक विच डिसीजन, यानी किसकी डिसीजन की कितनी पावर होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्री है तो हर किसी की जो पावर है वो अलग अलग है। right protection limits government power by providing citizen with rights that cannot be violated, और किसी भी सिटीजन के राइट को जो है वायलेट नहीं किया जाए। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर था, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, जो कि स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने एक बहुत लंबी फाइट की थी अपनी जिंदगी के 27 इयर्स जेल में रहकर। उसके बाद बहुत सारे लोगों को इनसे इंस्पिरेशन मिली, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आया। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिसे हम हर साल 26 जनवरी को इंडिया गेट पर मनाते हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो झंडा फहराती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को दे दूंगी। उससे अलग ही आपका कुछ नहीं आने वाला, थोड़ा सा आप इसको देख लेना, क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना और आपका ये अच्छे से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।